हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जो ये वीज़ा आया है, ये हमने 28 नवंबर को हमने फाइल सबमिट की थी और 17 दिसंबर 2024 को हमें ये पीपीआर मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम मिस्टर सुखमन सिंह की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और इनके ये कनाडा वीज़ा के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम जो सुखमन सिंह हैं, इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे, कैसे हमने प्रोसेस किया। उसके बाद दोस्तों हम जो इनकी एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और कनाडा टूरिस्ट वीज़ा को लेके, कनाडा विजिटर वीज़ा को लेके अभी क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी अपना कनाडा का टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इन केस आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी प्रोफाइल की। अगर एज की बात करें तो सुखमन सिंह का जो बर्थ है वो 11 अगस्त 1992 को हुआ था। और अगर एज के हिसाब से बात करें तो अराउंड 31 साल इनकी एज है। ये वेबसाइट डिज़ाइनर हैं। एक अमृतसर में एक लोकल इनकी आईटी कंपनी है जिसमें ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। और जो अगर सैलरी की बात करें तो अराउंड 35,000 रुपया इनकी सैलरी मिलती है। मैरिड हैं और एक इनका बच्चा है। और सबसे बड़ी बात है कि सुखमन सिंह के पास किसी भी तरह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जो भी वीज़ा आया है ये फ्रेश पासपोर्ट पे आया है। हाँ, यहाँ पे एक ज़रूर चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि ये वीज़ा सिंगल टर्म आया है या मल्टी विजिट आया है। तो ऐसा पीपीआर पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इसकी वैलिडिटी क्या है। जब ये पासपोर्ट स्टैंप हो गया आएगा तब हो सकता है कि जो इन्हें वीज़ा है वो सिंगल विजिट मिला हो या मल्टीपल एंट्री के साथ मिला हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे। दोस्तों, हर वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ, इसके पीछे एक मकसद होता है ना, कि आपको ये पता हो कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सभी कंट्री के लिए सेम होते हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये अलग कंट्री में, या अगर आप किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट सारे सेम होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में हमने पासपोर्ट सबमिट किया था, आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है कनाडा की फाइलिंग के लिए ज़रूरी हैं, आपको ज़रूर साथ में अटैच करने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने फैमिली मेम्बर के डॉक्यूमेंट्स जिसमें इनके आधार कार्ड हैं वो हमने यहाँ पे डिपॉजिट किए थे, सबमिट किए थे। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और 3 साल की आईटीआर। उसके साथ हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने यहाँ पे सबमिट की थी। मैंने काफ़ी लोगों को ये सुनते देखा है कि कनाडा वीज़ा के लिए सीए रिपोर्ट या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है। पहले नहीं थी, ऐसा नहीं था कि आप बिना इसके अप्लाई नहीं कर सकते थे, तब दोस्तों वीज़ा आ जाता था। अब क्या है कि जो भी आपको वीज़ा मिलेगा, जो भी उसमें एंट्रीज़ होंगी कि आपको 10 साल का वीज़ा मिलेगा, 1 महीने का वीज़ा मिलेगा, 1 साल का वीज़ा मिलेगा, तो वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से दिखाना है, तब दोस्तों आपको सीए रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमने यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट किया था, कवर लेटर सबमिट किया था, लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट किया था। जो हमने इनकी होटल बुकिंग और जो हमने इनकी डे वाइज ट्रैवल आइटनरी बनाई थी, तो वो हमने यहाँ पे सबमिट की थी। जो आपकी ट्रैवल आइटनरी है वो डिटेल वाइज होनी चाहिए कि आप कौन से दिन क्या करोगे, कहाँ पे रहोगे, और आपकी पूरी एक्टिविटी के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके जो एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो वो हमने क्या क्या सबमिट किए थे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि एज ए वेबसाइट डिज़ाइनर ये काम करते हैं और उसके इन्हें 35,000 रुपया पर मंथ इनकी सैलरी में, जो इनके अकाउंट में इनकी सैलरी आती है। तो डॉक्यूमेंट हमने कौन कौन से सबमिट किए थे। सबसे पहले तो हमने इनके एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर हमने सबमिट किया था, जहाँ पर जो भी इनकी एम्प्लॉयमेंट्स की टर्म है, कब इन्होंने ज्वाइन की, तो वो वहाँ पे मेंशन था। उसके बाद में 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स हमने यहाँ पे सबमिट की थी। लीव लेटर और जो इनकी एनओसी है वो हमने इन्हें ड्राफ्ट करके भेजी थी, तो इन्होंने जो कंपनी के लेटर हेड पे हैं वहाँ से साइन करवा के हमें वापस भेजी। इन केस अगर आपको लगता है कि आपकी जो एनओसी है या लीव लेटर है उसमें काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है, तो आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए अपनी कंपनी से कि हमें एक डिटेल में लेटर प्रोवाइड करें। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे जो भी इनके एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो भी डिक्लेरेशंस थी वो हमने यहाँ पे सबमिट की थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि करंट प्रोसेसिंग टाइम क्या है। अगर दोस्तों करंट प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो अराउंड 110 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम है और ये काफ़ी अच्छा है।
पहले 114 दिन था, अब नीचे आने ये शुरू हुआ और ये अच्छी बात है क्योंकि जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले 2-4 महीने में जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम हो जाएगा। बट सबसे अच्छी न्यूज़ क्या है कि काफ़ी लोगों ने, क्योंकि हमने भी ये जो फाइल लगाई थी ये 28 नवंबर को सबमिट हमने की थी, तो नवंबर में काफ़ी फाइलें लगी हैं, काफ़ी जो न्यू फाइलें लगी हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो 10-15 दिनों में ही आ रहा है। उन्हें 110 दिन, 105 दिन, 115 दिन की वेटिंग में नहीं फंसना पड़ रहा। उनके जो भी रिज़ल्ट है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो वो जो रिज़ल्ट है उन्हें जल्दी ही आ रहा है। अब एक और चीज़ है कि जो भी अप्रूवल आ रही है ना, पहले क्या था कि पहले होटल बुकिंग पे कोई अप्रूवल आ नहीं रही थी क्योंकि 6 नवंबर 2024 को रूल चेंज हुए थे। उसके बाद में होटल बुकिंग पे ज़्यादातर जो फाइलें लगी थी, मैक्सिमम जो फाइलें लगी थी वो रिफ्यूज़ हो चुकी थी। बट अब क्या है, अब जो भी होटल बुकिंग पे फाइलें लगी हैं वहाँ पे भी अप्रूवल आ रहे हैं। इन केस आपने कनाडा के लिए अप्लाई करना था, होटल बुकिंग पे अप्लाई करना था, बट आप किसी कारण तब अप्लाई नहीं कर पाए, यहाँ आपकी रिफ्यूज़ल आ गई। अब दोस्तों आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो भी रूल थे, जो भी चेंजेस थे वो अब हो चुके हैं। तो यहाँ पे इनकेस आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आप कनाडा के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जिन्हें फॉलो करके आप भी अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि देखो जो कनाडा का वीज़ा है वो सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले कि जो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसमें जो आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है, या आप कहाँ से पैसा कमा रहे हो, आपके इनकम के क्या प्रूफ है ना, सोर्स ऑफ फंड क्या है, वो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। आपकी जो स्टेटमेंट है वो रनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट मोमेंट पे आपने पैसा जमा करवाया और वही स्टेटमेंट आपने सबमिट कर दी, तो वहाँ पे चांस होंगे आपके रिफ्यूज़ल आने के। तो कोशिश करें जब आप फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करते हैं तो उन्हें एक बार ज़रूर वेरीफाई करें। साथ में आप अपने जो आपके एम्प्लॉयर हैं जहाँ पे भी आप काम करते हैं तो वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सैलरी स्लिप्स हैं, डिक्लेरेशंस हैं, तो वो भी ज़रूर साथ में सबमिट करें। उसके बाद दोस्तों जो वीज़ा आता है, क्योंकि अगर इनकी एज की बात करें तो 31 ईयर इनकी एज है। सिंगल हमने फाइल लगाई थी, तो जो फाइल लगी थी तब काफ़ी चेंजेस थे, है ना। IRCC ने काफ़ी चेंजेस किए कि मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री। तो अब वीज़ा ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंट भी काफ़ी वेरीफाई कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि कनाडा का वीज़ा आसान होता था, ईजी होता था। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, आपको प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता था, बट फिर भी काफ़ी लोग वहाँ पे अप्लाई करते थे और उन्हें वीज़ा मिल जाता था। अब क्या है, अब कनाडा का प्रोसेस जो है थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। इनकेस अगर आपको प्रोसेस फॉलो करना आता है, आपको कनाडा फाइलिंग का प्रोसेस पता है, आपको ये पता है कि कवर लेटर कैसे बनेगा, जस्टिफिकेशन कैसे बनेगी या बाकी डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगी, तब आपको अप्लाई करना चाहिए। इनकेस अगर आपको नहीं पता, तब दोस्तों आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए जो आपकी फ़ाइल को अच्छी तरीके से तैयार कर सके, अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके और उसको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी पता होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपका पर्पज़ होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो हमने नवंबर में ये फ़ाइल सबमिट की थी, तो अराउंड तब भी 114-113 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम था। तो यहाँ पे हमने जो इनका विज़िट दिखाया था, इनका जो पर्पज़ दिखाया था वो हमने फरवरी में दिखाया था और जनरल विज़िट दिखाया था। ऐसा नहीं है कि हमने न्यू ईयर पे ये फ़ाइल लगाई थी, हमने फरवरी में ये तकरीबन 10-15 दिनों के लिए हमने यहाँ पे विज़िट दिखाया था। बट जो वीज़ा आया है वो न्यू ईयर से पहले आया है। इसका मतलब है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, अगर आपने जो भी इनका प्रोसेस है उसको फॉलो किया है, तो इनकेस अगर आपका जो पर्पज़ ऑफ विजिट है वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी है, तब भी आपको अप्रूवल के ज़्यादा चांसेस हैं, आपकी अप्रूवल आ सकती है। उसके बाद दोस्तों आप हमेशा डॉक्यूमेंट को सबमिट करें, आपके पास जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है। मैंने काफ़ी केस ऐसे देखे हैं जहाँ पे लोग खुद अप्लाई करते हैं, उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। जब हम उनकी वैलिडेशन करते हैं तब हमें ये पता लगता है कि जो देखो हर एक डॉक्यूमेंट का एक सीक्वेंस होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे लगेगा। आप नॉर्मल आंख बंद करके डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा सकते हैं ना। तो काफ़ी जो लोग होते हैं जब वो खुद अपनी फ़ाइल को अप्लाई करते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो वो जहाँ पे भी दिल करता वहाँ पे फ़ाइल जो है डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं और उन्हें रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो ऐसा ना करें। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अटैच करने की, और वो डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जहाँ पर आपके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, आपके टाइस, आपके एम्प्लॉयमेंट रिफ्लेक्ट करती हो। तो ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी जहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे हमने जो हमारे क्लाइंट हैं सुखमन सिंह, जिनकी एज सिर्फ 31 साल है, 35,000 रुपये सैलरी है, उनका कनाडा का वीज़ा सिक्योर किया।
तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ या जो भी आपके डाउट्स थे वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।